चलिए अब लास्ट सेक्शन 14, वेरी सिंपल। ओके, सेक्शन 14 जो है गाइस वो दो पार्ट में, राइट, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूं। देखो, सेक्शन 14 दो पार्ट में है, 14A एंड 14B। ओके, तो 14A क्या बोलता है? अगर, अच्छा ये सेक्शन कॉमन है, ये भी समझ लो, ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए सेक्शन कॉमन। ओके, और यहां ये बोलता है बेटा, अगर सर्विस या गुड्स का रेट चेंज हो गया, रेट ऑफ टैक्स अगर चेंज हो गया, जैसे ये आपका ईयर है, ये ईयर में मान के चलो 1 अगस्त से आपका रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया है ना, रेट ऑफ टैक्स। कोई फलाना गुड्स था या सर्विस था, इसके ऊपर रेट था पहले 12%, अब 1 अगस्त से यहां तक 12% था, 1 अगस्त ऑनवर्ड ये रेट हो गया मान के चलो 18%। तो सवाल ये उठेगा, हो सकता है बेटा कि गुड्स पहले सप्लाई किए गए लेकिन पेमेंट बाद में मिल गया, या पेमेंट पहले मिल गया या सर्विस या गुड्स बाद में सप्लाई की। तो फिर ऐसे केस में रेट ऑफ टैक्स कौन सा ले और उसका टाइम ऑफ सप्लाई भी क्या होगा, ये बड़ा मुश्किल है ना। तो इसलिए सेक्शन 14 बनाया गया, जिसने क्लियर क्या किया देखो। तो उन्होंने बोला सेक्शन 14A ने पहले तो ये देखो, दो पार्ट में जो डिवाइड किया, वेदर गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, राइट। 14A क्या बोलता है, गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, मतलब ये रेट ऑफ टैक्स चेंज होने से पहले अगर ये गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किए गए तो ये फिर 14A में आएगा। और इफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, अगर ये आफ्टर हुए तो क्या होगा, राइट। सो इफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स एंड इफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड आफ्टर चेंज, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड। तो देखो बहुत सिंपल, अगर पहला केस है, मतलब अगर कोई गुड्स और सर्विसेज ये रेट चेंज, रेट ऑफ टैक्स चेंज होने, यहां से रेट चेंज हुआ 18%, इसके पहले सप्लाई किए गए, तो इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये आपका हो गया टाइम ऑफ सप्लाई। दैट्स इट, खत्म। बहुत ही सिंपल है। 14A तो बहुत ही सिंपल है, अगर गुड्स या सर्विसेज बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स सप्लाई किए गए तो फिर इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर, राइट। अगर गुड्स और सर्विसेज आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ सप्लाई, रेट ऑफ टैक्स सप्लाई हो गए, राइट, आफ्टर, मतलब अब ये गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कब हुए बेटा, 1 अगस्त के बाद, 1 अगस्त के बाद सप्लाई। तो फिर उन्होंने क्या बोला देखो, फिर उन्होंने बोला आप ये देखो, क्या दोनों, मतलब इनवॉइस या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, है ना, इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दोनों रेट ऑफ टैक्स के पहले। देखो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई तो बाद में किए गए, देखो सप्लाई बाद में, बट इनवॉइस भी पहले इशू किया गया और पेमेंट भी पहले मिल गया, है ना। रेट चेंज होने से पहले इनवॉइस इशू हो गया और पहले ही पेमेंट मिल गया। तो फिर विच एवर इज अर्लियर, आया आपके समझ में। तो 14B में हम तब फंसेंगे जब गुड्स और सर्विसेज रेट ऑफ चेंज के बाद सप्लाई की गई, लेकिन इनवॉइस भी पहले इशू किया गया था रेट ऑफ चेंज के और पेमेंट भी पहले मिला था। तो विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। अगर 14B का ही काम, अगर गुड्स और सर्विसेज बाद में सप्लाई किए गए और इनवॉइस भी बाद में और पेमेंट भी बाद में मिला, इनवॉइस भी बाद में और पेमेंट भी बाद में मिली, फिर भी विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो अर्लियर होगा दैट वुड बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। अब थर्ड केस देखो, अब थर्ड केस क्या है, गुड्स या सर्विसेज रेट ऑफ चेंज के बाद सप्लाई किए गए लेकिन इनवॉइस पहले है, पेमेंट बाद में है, या फिर पेमेंट पहले है,
इनवॉइस बाद में, है ना, इनवॉइस पहले पेमेंट बाद में, या फिर पेमेंट पहले इनवॉइस बाद में, तो इधर और दोनों में से, तो फिर हम देखेंगे विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। समझ में आया बेटा? ये विच एवर इज लेटर का फंडा ओनली 14B में, 14A में नहीं। 14A में तो बहुत ही सिंपल है। 14A क्या बोलता है? अगर, चलो एक बार और, 14A, अगर गुड्स और सर्विसेज बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है तो हम 14A में फंसेंगे। पहले तो आप ये देख लो, गुड्स और सर्विसेज, दो चीज देखना है आपको। रेट ऑफ टैक्स कब चेंज हुआ, वो पहली चीज देखना है, और सर्विस या गुड्स कब सप्लाई किए गए। अगर वो पहले है तो विच एवर इज अर्लियर, बात ही खत्म हो गई, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके, अगर गुड्स और सर्विसेज बाद में सप्लाई किए गए रेट ऑफ चेंज इन टैक्स के, तो फिर अगर दोनों पहले, इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, तो विच एवर इज अर्लियर। दोनों बाद में तो भी विच एवर इज अर्लियर, बट एक पहले, मतलब इनवॉइस पहले पेमेंट बाद में, या पेमेंट पहले इनवॉइस बाद में, तो विच एवर इज लेटर। ये सिर्फ 14B में। ओके, खत्म हो गया रूल 14, सॉरी सेक्शन 15। देखो फटाफट आपको समझाता हूं। देखो, टाइम ऑफ सप्लाई व्हेन चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों के लिए, गुड्स और सर्विसेज। देखो, सप्लाइड बिफोर चेंज इन रेट, मतलब 14A है, गुड्स और सप्लाइड बिफोर चेंज इन रेट। तो देखो, आफ्टर चेंज इनवॉइस इशूड एंड पेमेंट इज रिसीव्ड, मतलब दोनों आफ्टर है, आफ्टर चेंज है, आफ्टर चेंज इनवॉइस भी बाद में है और पेमेंट भी बाद में, तो विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस बिफोर चेंज बट पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर, एक पहले एक बाद में, फिर भी क्या आएगा, विच एवर इज अर्लियर। तो क्या है, देखो इनवॉइस बिफोर है तो अर्लियर क्या आएगा, डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। अरे आप समझ रहे हो, विच एवर इज अर्लियर। अगर पेमेंट रिसीव्ड बिफोर, देखो पेमेंट पहले है और इनवॉइस बाद में, तो क्या आएगा, पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। तो ये तीनों केस में इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इतना सिंपल। ओके, अब अगर बाद में क्या कहते हो, सप्लाइड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, अगर आफ्टर है तो फिर क्या कहते, इन केस गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैव बीन सप्लाइड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, आफ्टर चेंज है तो फिर कहते हैं, देखो इनवॉइस बिफोर चेंज बट पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर चेंज, मतलब एक पहले एक बाद में, है ना, एक पहले एक बाद में। तो क्या बाद में, देखो विच एवर इज लेटर, तो लेटर क्या है, देखो पेमेंट, पेमेंट इज लेटर है, राइट। तो टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी डेट ऑफ पेमेंट। अरे आया समझ में, एक पहले एक बाद। अगर दोनों पहले, देखो बिफोर चेंज इनवॉइस भी इश्यू हो गया और पेमेंट भी रिसीव्ड हो गया, तो फिर विच एवर इज अर्लियर, राइट। एंड पेमेंट पहले मिल गया, पेमेंट रिसीव्ड बिफोर चेंज बट इनवॉइस आफ्टर चेंज। देखो पेमेंट बिफोर है, ध्यान दो, पेमेंट बिफोर और इनवॉइस बाद में, विच एवर इज लेटर, एक पहले एक बाद में। तो क्या बाद में बेटा, देखो इनवॉइस। इन सिंपल वर्ड मैंने आपको पहले ही समझा दिया, एक बार और समझा देता हूं। देखो 14B में क्या है बेटा, सर्विसेज या गुड्स रेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स के बाद में सप्लाई किए गए, तो अगर दोनों पहले इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दोनों बाद में तो भी विच एवर इज अर्लियर, एक पहले एक बाद में विच एवर इज लेटर, दैट्स इट, खत्म। ओके, वेयर टू इवेंट्स आर अकर्ड साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक ही दिन है, तो फिर सच ए इवेंट विल बी द टैक्सेबल इवेंट। इनवॉइस और पेमेंट दोनों एक ही दिन है, तो such a event will be a taxable event. Okay? चल फिर, provided that the date of receipt of payment shall be the date of credit in bank if the credit in bank account is after 4 working days from the date of change in rate of tax. अब ये क्या देखो, तो हमको मालूम है, हम क्या मानते हैं बेटा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट would be क्या है, क्रेडिट इन बुक्स और क्रेडिट इन बैंक, है ना, विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर बन जाता है अपना डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और फिर अपन इनवॉइस से कंपेयर कर, बराबर। अब देखो क्या गड़बड़ हुई ना, अब मुझे पता चल गया कि लेट से 1 जनवरी से
रेट ऑफ टैक्स चेंज होने वाला है, राइट। और मेरी बैच चालू होने वाली थी 1 फरवरी से। तो मैंने सब स्टूडेंट को मैसेज डाल दिया, फोन करके बता दिया कि देखो अपनी जो सर्विस है टैक्सेबल सर्विस टीचिंग वाली, उसमें 1 जनवरी से 1 जनवरी से रेट चेंज होने वाला। ओके, तो पहले का रेट है मान के चलो 12% और अब सीधा 28% होने वाला। तो मैंने सब स्टूडेंट को बोला कि आप फी का पेमेंट पहले कर दो क्योंकि रेट बाद में चेंज होने वाला है ना। तो मैं इनवॉइस भी पहले इशू कर देता हूं, आपको इनवॉइस भी इशू कर दूंगा और आपका पेमेंट भी मिल जाएगा। तो आपको 12% से रेट ऑफ टैक्स लगेगा, सिंपल, विच एवर इज अर्लियर, मतलब 12% से रेट ऑफ टैक्स लगेगा। ओके ग्रेट। अब बहुत सारे स्टूडेंट आए भी और उन्होंने पेमेंट भी कर दी, लेकिन एक स्टूडेंट बड़ा होशियार था, तो उसने बोला नहीं 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 सर, अरे सर उल्लू बना रहे, मैं पेमेंट नहीं करूंगा, उल्लू बना रहे, पहले पैसा लेने की ये सर की चाल है। अच्छा ठीक है मत आ। फिर जब बैच चालू हुई वो आया 1 फरवरी को और मुझे बोला कि सर ये आपका चेक लो 10,000 रुपए और उस पर 12% 1,200 रुपए 11,200 रुपए का चेक लो, है ना। 10,000 रुपए मेरी फीस मान के चलो और उसके ऊपर एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी, ऐसे 11,200 रुपए उसने दिए। मैंने वो चेक देखा, मैं बोला ये लेके जाओ वापस। तो वो लेके आऊं सर। मैं बोला ये जो जीएसटी है आपका 12%, ये इसको 28% करके ला। तो बोले सर बाकी लोगों से तो आपने 12% ही लिया। मैंने बोला भाई मैंने तुझे भी बोला था कि तुझसे भी 12 लूंगा अगर तू 1 जनवरी के पहले आएगा, क्योंकि 1 जनवरी या उसके बाद रेट अब 28% हो गया। तो बोले सर सॉरी मेरे से गलती होगी, मुझे लगा सर आप उल्लू बना रहे हो। मैं बोला यार देख मैं ये प्रोफेशन में हूं, मैं गलती से भी किसी को उल्लू नहीं बनाता, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर मेरे हाथ में, तो ये सब काम मैं नहीं करता हूं। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो कभी नहीं करता वैसे, राइट। तो बोले सर देखो आप कुछ भी करो लेकिन इससे ज्यादा पैसे तो मैं नहीं दे सकता। सर एक काम करता हूं सर, मैं आपको चेक की डेट है ना, जो चेक की डेट है ये मैंने वैसे भी डाली नहीं, मैं ये चेक की डेट आपको 25 या 28 दिसंबर की डाल देता हूं, 20 दिसंबर। और आप एक काम करना, आपके बुक में भी एंट्री 28 दिसंबर की ले लेना। बुक एंट्री मतलब मैं जो मेरे बुक्स में एंट्री करूंगा वो भी उसने बोला सर आप एक काम करना 28 दिसंबर की एंट्री ले लेना और मैं चेक की डेट भी वही डाल देता। मैं बोला भाई अच्छी बात है, समझ गया मैं, लेकिन मैं चेक तो आज की डेट तो 1 फरवरी है ना, तो मैं चेक तो इसी दिन डाल पाऊंगा। तो बोले सर क्या आपने बुक्स में एंट्री आप इस दिन की ले लो 28 दिसंबर की। तो यहां पे मतलब मान के चलो 1 फरवरी को जो चेक डालूंगा वो 4 फरवरी को क्लियर हो जाएगा, है ना, 4 फरवरी को क्लियर हो जाएगा। तो फिर से अपन देख पाएंगे, देखो क्रेडिट इन बैंक होगा, क्रेडिट इन बैंक होगा 4 फरवरी को और बुक में एंट्री आई 28 दिसंबर को। तो विच एवर इज अर्लियर मतलब ये वाला आएगा आपका टाइम ऑफ ये वाला आएगा आपका डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और इनवॉइस आप पुरानी डेट का मुझे दे दो इसी डेट का, तो फिर मुझे रेट लगेगा 12%। मैं बोला बिल्कुल सही बात बोल रहा है भाई, लेकिन ये प्रोविजो क्या बोलता है वो भी सुन लो। प्रोविजो बोलता है कि अगर आप चेक बैंक में डालते हो और वो चेक अगर जिस दिन रेट चेंज हुआ वहां से 4 वर्किंग डेज में क्लियर होता है, वहां से अगर 4 वर्किंग डेज में क्लियर होता है तो ही हम ये विच एवर इज अर्लियर का फंडा लगा सकते, राइट। मतलब ये चेक अगर उसने लेट्स से अगर उसने जेन्युइनली 1 जनवरी को दिया होता, 1 जनवरी को दिया होता और ये चेक क्लियर होता था 1, 2, 3, 4 4 जनवरी तक वर्किंग डेज, अगर इसमें हॉलीडे आ गया तो 5 जनवरी हो जाएगा। ओके, तो ये 4 जनवरी तक मान के चलो, ये 1 जनवरी का चेक क्लियर हुआ, 3 जनवरी को 3 जनवरी को चेक क्लियर हुआ, तो फिर हम इसको विच एवर इज अर्लियर मतलब बुक एंट्री या फिर क्रेडिट इन बैंक 3 जनवरी को ये फंडा लगा सकते, क्रेडिट इन बैंक ये फंडा लगा सकते। लेकिन कब? अगर ये चेक चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से विद इन मतलब वहां से 4 वर्किंग डेज में क्लियर, ये एक तारीख पकड़ेंगे 1, 2, 3, 4। ओके, अगर ये 4 के बाद क्लियर होता है मतलब मान के चलो ये 5 जनवरी को क्लियर होता है, तो फिर ऐसे केस में जब हम रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेट देख रहे हैं, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेट
उस केस में हम लोगों को रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेट सिर्फ क्रेडिट इन बैंक वाली ही लेना पड़ेगा, क्रेडिट इन बैंक। आप उसको बुक एंट्री के साथ कंपेयर नहीं करोगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फिर क्या रहेगी? क्रेडिट इन बैंक। मतलब क्रेडिट इन बैंक देखो अब कब हुआ? 4 जनवरी को क्रेडिट, 4 फरवरी को इस केस में क्रेडिट इन बैंक हुआ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बेटा समझ रहे आपको मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये चेक गवर्नमेंट ने रोक, अदरवाइज तो लोग क्या करेंगे? बैकडेटेड चेक देंगे ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो चेक है ये कितने वर्किंग डेज में क्लियर होना चाहिए? 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन टैक्स। मतलब 1, 2, 3, 4, ये 4 दिन में, अगर 4 जनवरी तक अगर ये क्लियर हो रहा है तो फिर हम क्रेडिट इन बैंक और क्रेडिट इन बुक्स विच एवर इज अर्लियर कंसिडर करें फॉर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के लिए, और फिर वो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को इनवॉइस से कंपेयर करें। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर ये 4 वर्किंग डेज में क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्रेडिट इन बैंक, मतलब इस केस में जैसे क्या है बेटा, 4 जनवरी, यही आपका रिसिप्ट ऑफ पेमेंट माना जाएगा, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। और इसको आप इनवॉइस के साथ कंपेयर करोगे। ओके, तो देखो कैसे होगा। आप देखो, तो ये आपका 1 फरवरी को चेक क्लियर हो गया है ना, तो दिस इज क्रेडिट इन बैंक, बराबर। तो ये हो गया बेटा रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, बराबर। और ये 14B का केस है, 1 जनवरी। ये 14B का केस है क्योंकि सर्विस में बाद में दे रहा हूं और इनवॉइस पहले, एक पहले एक बाद में। तो रेट ऑफ टैक्स कौन से दिन का लगेगा? विच एवर इज लेटर, दैट इज रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। मतलब ये 28% से टैक्स देना पड़ेगा। ओके, फिर वो एक्सप्लेनेशन जो भी आपको बताया। देखो एग्जाम्पल, तो 14A और 14B आपके दिमाग में शायद, गुड्स और सर्विसेज पहले सप्लाइड किए गए चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के, तो विच एवर इज लेटर। बाद में सप्लाई किए गए, दोनों पहले है, विच एवर इज अर्लियर। दोनों बाद में, विच एवर इज अर्लियर। एक पहले एक बाद में, विच एवर इज लेटर। डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। द रेट ऑफ CGST हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम टू 12% विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2018। इस दिन रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया। बिफोर द सेड डेट द रेट वॉज 5%। तो पहले तो देखो सर्विस कब सप्लाई की गई, ये डेट को ध्यान रखना है आपको। 1/10/2018 सर्विस सप्लाई हुई 25/9/2018, मतलब विच एवर इज अर्लियर वाला फंडा यहां, राइट। तो 5/10 या 8/10, विच एवर इज अर्लियर। तो टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी 5/10। डायग्राम निकाल लेते। रेट चेंज हुआ 1/10/2018। इसके पहले टैक्स था बेटा 5%, इसके बाद टैक्स हुआ 12%। ओके, तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या है बेटा? 5/10/18, मतलब 5/10/18 और इधर है 8/10/18, विच एवर इज अर्ली। तो फिर 5/10/18 को टैक्स रेट क्या है देखो, 12%। तो देखो 20 लाख के लिए ये सर्विस कितने की? 20 लाख की वैल्यू। 20 लाख के लिए टाइम ऑफ सप्लाई 5/10/2018, रेट इज 12%, तो GST आए 2,40,000। पूरा कैलकुलेशन पूछेगा। देन 10 लाख की सर्विस है, इसका 25/9 है, मतलब 14A में फंस रहा है, विच एवर इज अर्लियर। 25/9, 8/10, विच एवर इज अर्लियर, दिस इज TOS। और इस दिन का रेट है 5%। तो देखो 5% से टैक्स लगा। कितना सिंपल रहता है। देन थर्ड वन 25/9, ये भी विच एवर इज अर्लियर है, सॉरी रेट ऑफ टैक्स के पहले सर्विस प्रोवाइड की गई, तो यहां भी विच एवर इज अर्लियर। 8/10, 30/9, 30/9 को पेमेंट है, विच एवर इज अर्लियर, मतलब यहां भी आपको रेट लगेगा 5% के हिसाब से। देख लो। ओके, देन 4/10, मतलब सर्विस अब बाद में प्रोवाइड की गई। देखना, सर्विस बाद में प्रोवाइड की। 28/9, 30/9, दोनों पहले, विच एवर इज अर्लियर, 5% टाइम ऑफ सप्लाई। देखो 5%, 5%, विच एवर इज अर्लियर। फिर नेक्स्ट 4/10, एक पहले एक बाद में, मतलब पेमेंट पहले मिला 30/9 को,
चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से, और इनवॉइस बाद में इशू किया, विच एवर इज लेटर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब 4/10 इज टीओएस, और इस दिन का रेट 12%। देखो 4/10 12%, एक पहले एक बाद। ओके, देन नेक्स्ट 4/10 एक पहले एक बाद में, लेटर क्या है बेटा 8/10 12% रेट और टाइम ऑफ सप्लाई 8/10/2008, राइट, और लास्ट में आपका टैक्स निकल। ओके, जो मैंने बताया वो चीज ध्यान में रखो बस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ना। अ सर्विस प्रोवाइडर सप्लाइड द सर्विस ऑन 1/12/2018, 1/12/2018 को सर्विस दी, वैल्यू है 25 लाख। ही इश्यूड द इनवॉइस फॉर द सेम ऑन 30/11/2018, जिसके लिए उसने इनवॉइस 30/11/2018 को बनाया, एंड रिसीव्ड द पेमेंट बाय अकाउंट पे चेक ऑन 30/11/2018। पेमेंट भी उस दिन मिल गया, अकाउंट पे चेक मिल गया। द सेम वॉज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द सेम डेट, बुक में भी एंट्री हो गई। द चेक वॉज डिपॉजिटेड इन अ बैंक ऑन 4 December 2018 and the same was credited in the bank account on 9th December 2018। चलो अब इसको जॉट डाउन करते क्या क्या हुआ, राइट। रेट ऑफ चेंज इन टैक्स कब से है बेटा, द सेड सर्विस वॉज टैक्सेबल एट 5% प्रायर टू 1/12/2018, मतलब 1/12/2018 से 1/12/2018 से ये सर्विस का रेट चेंज हो गया है ना, चेंज इन रेट। ओके, चेंज इन रेट। तो देखो ये पहले था 5%, बाद में हो गया 12, तो यहां था 5%, यहां से हो गया 12%। ओके, अब क्या बोला देखो, इनवॉइस है पहले का, मतलब 30/11/2018 का, पेमेंट मतलब चेक मिला उसको 30/11/2018 का, बुक्स में एंट्री भी, बुक्स एंट्री भी इसी दिन हो गई 30/11/2018, इसी दिन सब कुछ हो। लेकिन गाइज हुआ क्या कि वो चेक उसने यहां मतलब 4 तारीख को बैंक में डाला, 4/12/2018, और वो क्लियर कब हुआ, क्लियर हुआ 9/12/2018 को, 9/12/2018, मतलब क्रेडिट इन बैंक, क्रेडिट इन बैंक ये हो गया 9/12/2018, राइट। नॉर्मली हम लोग क्या करते, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज क्रेडिट इन बुक्स और क्रेडिट इन बैंक, विच एवर इज अर्ली, प्रोवाइडेड वो जो चेक है वो कितने दिनों में क्लियर होना चाहिए बेटा, 1/12/18, मतलब चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से 4 दिन, मतलब 1 2 3 4 दिसंबर तक, 4 दिसंबर तक वो चेक क्लियर हो जाना चाहिए। यहां वो चेक क्लियर नहीं हुआ, मतलब अब रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हम मानेंगे ये वाला दिन, अब उसको बुक्स के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो फिर ये हो गया आपका रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और इसको कंपेयर करेंगे अब आप इनवॉइस के डेट के साथ, इनवॉइस के डेट के साथ इसको कंपेयर किया जाए। तो अब सर्विस देखो कब दी गई है, सर्विस की डेट, सर्विस सप्लाइड ऑन 1/12, मतलब 14B का केस है, राइट, 14B सर्विस 1/12/2018 को। तो फिर विच एवर इज लेटर, क्योंकि एक पहले एक बाद में, देखो एक पहले इनवॉइस पहले, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बाद में, एक पहले एक बाद में, विच एवर इज लेटर। सो व्हाट इज लेटर बेटा, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज लेटर, क्योंकि ये केस 14B की, तो फिर अब उसको रेट कितने परसेंट से लगेगा, 12% से रेट ऑफ टैक्स, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ये सब दिया है वहां पे 25 लाख पे 12%, ऐसा है, आया समझ में ना, मजेदार है ना। फिर ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क, चलो करो, सब जम जाता है। आप पहले खुद करो, फिर उसका आंसर देखो, आंसर तो वहां पे दिया हुआ, कोई भी चीज कठिन नहीं रहती,
बस उसको समझना पड़ता है। तो आप जब ये 14 पे क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करना, सबसे पहले बात ये डिसाइड करना बेटा कि ये 14A में फंस रहा है या 14B में। 14A में तब आएगा अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से पहले सर्विस दी गई तो सिंपल है, विच एवर इज अर्लियर। और चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद में अगर सर्विस दी गई तो फिर वहां दोनों पॉइंट आते। पहला पॉइंट, एक पहले एक बाद में तो विच एवर इज लेटर, और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट तब मानेंगे अगर वो चेक चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से विद इन 4 डेज के अंदर क्लियर हुआ है तो हम रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को कंपेयर, मतलब क्रेडिट, बैंक क्रेडिट और बुक्स की एंट्री को कंपेयर करेंगे विच एवर इज अर्लियर। और अगर नहीं हुआ है तो फिर जिस दिन क्रेडिट होगा बैंक में वही आपका रिसिप्ट ऑफ पेमेंट माना जाए।